स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी माई इविल स्टेपडैड के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत जेन नाम की एक लड़की से होती है जिसके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के बावजूद जेन की मां जेनिफर उन्हें नहीं भूली। वो अभी भी उन्हें याद करके बहुत दुखी रहती है। कुछ देर बाद विलियम वहां आता है जो जेन का काफी अच्छा दोस्त है। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो दोनों ही एक दूसरे को हर एक बात बताते। अब वो दोनों ही एक लेटर पढ़ते जो थोड़े समय पहले ही आया था। उसमें लिखा था कि जेन को कैलिफोर्निया के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया है। उसी दरमियान विलियम जेन का लैपटॉप देखता है तो उसमें कोई डेटिंग साइट ओपन थी। विलियम के पूछने पर वो बताती है कि ये सब वो अपनी माँ के लिए कर रही है, क्योंकि उसकी माँ हर समय बस दुखी रहती है और जेन का मानना है कि अगर वो किसी से मिलेगी तो अपनी पिछली यादें और दुख भुला पाएंगी। डिनर करते वक्त जेन अपनी माँ जेनिफर से इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि उन्हें किसी को डेट करना चाहिए, क्योंकि उसके शादी होकर यहाँ से चले जाने के बाद वो अकेली हो जाएंगी। लेकिन जेन की माँ को ऑनलाइन डेटिंग सही नहीं लगती तो वो मना करती है। इसके कुछ ही देर बाद जेन विलियम को कॉल करके अपनी माँ से हुई इस बात को डिस्कस करके उनका डेटिंग अकाउंट हटा देती है। अगले दिन कॉफी शॉप में एक आदमी अचानक जेन से टकराता है और कुछ देर तक वो जेन के पास आकर अपने ऑफिस का काम करने लगा। उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जेन को पता चला कि उस आदमी का नाम जेड है और वो एक ऑनलाइन बैंक डेवलपर है। इसी के साथ जेन को ये भी पता चलता है कि वो भी ऑनलाइन डेटिंग साइट पर अपने लिए कोई नया जीवन साथी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अब जेन अपनी माँ के बारे में जेड को बताती है और उससे पूछती है क्या वो उसकी माँ से मिलेगा, लेकिन उसे इस तरह मिलना होगा जैसे वो दोनों अचानक से ही मिले हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने ये सब किया है तो वो कभी भी जेड को पसंद नहीं करेगी। जेड पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन जब जेन कहती है कि समय आने पर वो साथ में उन्हें सब कुछ बता देंगे तो जेड मान जाता है। जेन जेड को अपनी माँ जेनिफर के कुछ फोटोज दिखाई है और साथ ही उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी बताती हैं। जेनिफर से मिलने एक गार्डन आता है जहाँ पर वो अक्सर लोगों को वॉलंटियर करती थी। वो जेनिफर से बात करता है और क्योंकि जेन ने उसे जेनिफर की पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ बता दिया था तो उसे इम्प्रेस करना जेड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो जेनिफर को अपने साथ डिनर के लिए आमंत्रित करता है और उस दिन के बाद वो दोनों ही अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन जेनिफर और जेड साथ में जॉगिंग करके घर लौटते हैं तो जेड जेनिफर से कहता है कि उसके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है। अब जेनिफर भी उसे पसंद करने लगी थी तो दोनों ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जेन अपनी माँ के बिहेवियर में बदलाव नोटिस करती है। जेन के पूछने पर जेनिफर उसे जेड के बारे में बताती है और ये सब बताते हुए वो जेड की काफी तारीफ करती है। यहाँ तक कि जेनिफर ने जेड को आज उनके घर पर नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया था। जेड के आने पर वो जेन के 18वें जन्मदिन का प्लान डिस्कस करते हैं, लेकिन अपने इस जन्मदिन को लेकर जेन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जेन के पिता की मौत उसके जन्मदिन के दिन ही हुई थी। तभी जॉन वह आता है जो जेनिफर का बिजनेस पार्टनर था। जॉन को देखकर जेड ज्यादा खुश नहीं होता। कुछ देर बात करने के बाद जेनिफर जॉन को बाहर छोड़ने जाती है और इसी बीच घर के अंदर जेन जेड से कहती है कि उन्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि वो अपनी माँ से कोई बात ज्यादा देर तक छिपाए और तुम्हें भी यही करना चाहिए। अब जेड इस बात से सहमत था तो वो कहता है कि कल वो जेनिफर को सब कुछ बता देगा। जेन के बर्थडे वाले दिन जेनिफर जेड के साथ बाहर जाती है, क्योंकि जेन ने ही पहले अपनी माँ से कहा था कि उन्हें जेड के साथ अपना समय बिताना चाहिए। हालांकि जेन को थोड़ा दुख होता है क्योंकि उसकी माँ ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो उनके लिए खुश थी। अगले दिन जेन अपने बैकयार्ड स्टूडियो में अपने पिता को मिस कर रही थी। तभी जेड वहां आता है और कहता है कि तुम्हें अपने पिता के जैसा आर्टिस्ट बनने के लिए उनके काम की कॉपी करना छोड़कर अपने तरीके से काम करना चाहिए और तभी तुम अपने काम को सही तरीके से कर पाओगी। लेकिन जेन को जेड की ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिलहाल जेन जिस मुकाम पर है वो उसके पिता के सिखाए काम की वजह से है। वहां पर जेन से कहती है कि अगर आज उसने उसकी माँ को सच नहीं बताया तो वो खुद उन्हें बता देगी। मगर जेन बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगले ही दिन जेनिफर और जेन ने शादी कर ली और शादी के बाद जेन उन्हीं के साथ रहने लगा। इस सब से जेन को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे बिना बताए अचानक से शादी कर ली। अब इस शादी के बाद से ही जेन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जेनिफर जेन को कॉलेज जाने के लिए जेड को उसे छोड़ने को कहती है, क्योंकि जेड के मुताबिक जेनिफर के जेन को दिए जाने वाले पैसे उसके रिटायरमेंट के बाद जेन के ही काम आएंगे।
इसी के साथ दोनों जेड के काम के लिए जेन का बैकयार्ड स्टूडियो खाली करते हैं। वही जेड की बातों में आकर जेनिफर ने जेन के पिता का कैमरा और उनकी तस्वीर भी बेच दी। यहाँ तक कि जेन का क्रेडिट कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि जेड ने उसके क्रेडिट कार्ड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब जेन ने कभी भी अपनी माँ का ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। दरअसल जेड जेनिफर को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहा था। एक दिन जेन तंग आकर अपनी माँ से इस बारे में बात करने जा रही थी, तभी जेड वहां आकर उससे बोलता है कि तुम अब 18 साल की हो चुकी है, इसलिए जेनिफर अब तुम्हारे फालतू के खर्च उठाने के लिए बाधित नहीं है। जेड के मुताबिक अब वो जेन का शुगर डैडी है और वो ही उसे कंट्रोल करेगा, और अगर जेन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने कॉलेज के सेमेस्टर की फीस भी भूल जाए। अब ये सारी बातें विलियम भी सुन लेता है क्योंकि कुछ देर पहले वो दोनों वॉइस कॉल पर बात कर रहे थे। अगले दिन विलियम जेन के घर आता है और वो दोनों ही जेड के बारे में बातें करते हैं कि उन्हें वो साइको लगता है। तभी उनके घर पुलिस आती है और तब तक जेनिफर भी वहां पहुंच जाती है। जेड उन्हें बताता है कि बैकयार्ड स्टूडियो से लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें गायब है और वो जो कोई भी थे वो घर में नहीं घुस पाए। अब इस वजह से जेड बैकयार्ड में कैमरा लगाता है, मगर क्योंकि जेन को जेड पर कुछ शक था तो वो इसी बीच जेड का बेडरूम चेक करती है और वहां पर उसे लैपटॉप मिलता है। जिसके बाद जेन पैसे मांगने जेड के पास आती है। वो कहता है तुम जाकर मेरे बटुए से ले लो। वहां पर मौका देखकर जेन जेड के बटुए से पैसों के साथ उसके ड्राइविंग लाइसेंस की इस फोटो खींचते हैं, जिसके बाद वो विलियम के साथ अपनी माँ से मिलने जाती है और उन्हें बताती हैं कि जेड ने ही इंश्योरेंस के पैसों के लिए घर में चोरी की, क्योंकि ये लैपटॉप तो उनके ही बेड के चद्दर के नीचे था। मगर जेनिफर तो उल्टा जेन से गुस्से में पूछती है कि वो उनके रूम में क्या कर रही थी। अब उस समय जेन जेनिफर को उसके कार्ड लिमिट और शुगर डैडी वाली बात बताती है और वो चाहती हैं कि जेनिफर जेड से तलाक ले क्योंकि उसके मुताबिक जेड कोई अच्छा आदमी नहीं है। मगर जेनिफर कहती है कि वो जेड से इस बारे में बात करेगी और बस इतना कहते ही वो सरदर्द की कुछ दवाई लेती है जिसके बारे में जेन को कुछ भी पता नहीं था। वहां पर जॉन ये सब बातें सुन रहा था तो वो जेन और विलियम को ऊपर बुलाता है। जॉन उन्हें जेड के बारे में बताता है कि वो कुछ सही नहीं है क्योंकि जेड जेनिफर की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और जब भी उसे जेड के बारे में कुछ पता चलेगा वो सारी इंफॉर्मेशन जेन को देगा। अब शाम को जब जेनिफर अपने घर आती है तो जेड ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया था। जेनिफर उससे जेन के बारे में बात करती है लेकिन जेड उन सारी बातों को नजरअंदाज करता है। उल्टा वो जेनिफर से कहता है कि चोरी जेन ने की है क्योंकि जब चोरी हुई थी तब वो जेन के पिता के ऑफिस में था। यहाँ तक कि जेन बताता है कि जेन ने उसके बटुए से पैसे भी चुराए, लेकिन वो ये बात जेनिफर को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि माँ और बेटी के बीच रिश्ता खराब हो। मगर जेनिफर इस बात पर यकीन नहीं करती तो जेन उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है। दरअसल जेन ने किचन में भी कैमरा लगाया था जिस बारे में जेन को नहीं पता और उसने जानबूझकर उस दिन जेन को उसके बटुए से पैसे लेने को कहा ताकि जेनिफर की नजरों में वो जेन को झूठा साबित कर सके। अब यहाँ साफ पता चलता है कि जेन असल में कितना बड़ा हरामी है। वो जेनिफर को इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करने को कहता है। तभी जॉन जेन के बारे में बताने के लिए जेनिफर को मैसेज करके ऑफिस बुलाता है, लेकिन जेनिफर से पहले जेन ने उस मैसेज को देखकर उसे डिलीट कर दिया। वो जेनिफर से कोई बहाना बनाकर जॉन से मिलने जाता है और वहां पर जॉन को सीढ़ियों से नीचे गिराकर वो मार देता है। फिर जब जेड वापस घर आता है तो जेनिफर जेड पर काफी गुस्सा रही थी। जेड ये देखकर काफी खुश था क्योंकि वो यही चाहता था कि माँ बेटी के रिश्ते में दरार आए। विलियम और जेन फिर से जेड के बारे में कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जेड की पहली पत्नी कोई ड्रग लेकर गाड़ी चला रही थी और इससे एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और जिस घर में वो रहती थी जेड ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उस घर को बेच दिया। वही जेड उन दोनों की बातें सुन लेता है। अगले दिन डिटेक्टिव और पुलिस जेन के घर आते हैं क्योंकि किसी अनजान आदमी ने उन्हें कॉल करके ड्रग्स बेचने की इंफॉर्मेशन दी थी। वो जेन का रूम चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें ड्रग्स मिलते हैं। असल में ये जेड का ही प्लान था। अब जेनिफर इस बात को नहीं मानती तो जेड उसे फिर से अपनी बातों में उलझाता है और पुलिस जेन को अपने साथ ले जाती है। जेनिफर जेन की बेल कराकर उसे कुछ दिन विलियम के यहाँ रहने के लिए कहती है। वहीं पर जेन को अपनी माँ से पता चलता है कि जॉन की मौत हो चुकी है। इस पर जेन बार बार उन्हें जेड से संभल कर रहने के लिए कहती है, लेकिन उन्हें तो जेन की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। जेन विलियम के घर जाते ही उसके
साथ उसकी कजिन बहन के पास जाती हैं जो इंश्योरेंस स्कैम के केस को संभालती थी। उसने जेड के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करी थी। वो किसी ड्रग के बारे में बताती है कि अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये ड्रग किसी इंसान को दिया जाए तो वो बहुत बीमार हो जाता है। वो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है जिससे सरदर्द, त्वचा की बीमारी और जोर से दिल धड़कने जैसे परिणाम होते हैं। और यही ड्रग जेड ने अपनी पत्नी और उसकी खुद की सौतेली माँ को दिया था। और फिलहाल वो ये ड्रग्स जेनिफर को बिना पता चले उसे दे रहा है और इसी की वजह से उसे बार बार सरदर्द हो रहा है। जेड ने जेनिफर की सारी इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली क्योंकि अगर जेनिफर उसे तलाक देती है तो उसे सिर्फ आधी प्रॉपर्टी ही मिलेगी, लेकिन अगर जेनिफर किसी कारण से मर गई तो सारी जायदाद जेड को मिल जाएगी। इसी के साथ वो उन्हें डेटिंग साइट के टेम्परेरी प्रोटेक्टिव ऑर्डर के बारे में भी बताती हैं। तब जेन को याद आता है कि डेटिंग साइट पर 24 घंटे के लिए उसकी जेनिफर के लिए बनाई आईडी एक्टिवेट 3 और हो सकता है जेड ने वहीं से सब कुछ पता कर लिया। यानी कि जेड ने डेटिंग साइट से ही उनकी इन्फॉर्मेशन ली और जेन से कॉफी शॉप पर मिला और ये सब जो कुछ भी हुआ ये जेड के ही प्लान का हिस्सा था। लेकिन अब जेन इस बात की शिकायत पुलिस में नहीं कर सकती क्योंकि ड्रग्स की झूठी केस की वजह से वो उस पर यकीन नहीं करेंगे और अपनी माँ को बताने पर जेड फिर से उन्हें पहले की तरह मैनिपुलेट कर लेगा। अपनी माँ को जेड से बचाने के लिए जेन जेड से मिलती है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। साथ ही वो उसकी हर बात मानने के लिए भी तैयार है। इस पर जेड उसका टेस्ट लेता है। वो जेन से उसके पिता का कैमरा तोड़ने को कहता है। अब जेन जेड को यकीन दिलाने के लिए ना चाहते हुए अपने पिता का कैमरा तोड़ देती है, जिसके बाद जेन को घर ले आता है और इससे जेनिफर बहुत खुश थी। विलियम किसी औरत को जेन के घर की फोटो लेते हुए देखता है और वो उसकी फोटो लेकर जेन को भेजता है और जब जेनिफर जेन को डिनर के लिए बुलाने आती है तो मैसेज की ट्यून बजती है। जेनिफर को अभी भी जेन पर विश्वास नहीं था तो जेन उन्हें वो फोन देखने देती है। फोटो को देखकर जेनिफर तो हैरान थी और वो जेन से उसे वो फोटो फॉरवर्ड करने बोलती है। अब डिनर टेबल पर जेनिफर उस औरत के बारे में बात करती है जो उसके घर की फोटो ले रही थी। ठीक उसी समय इस बात पर चर्चा करने के लिए जेनिफर को उस औरत का कॉल आता है, लेकिन जेन अपनी माँ को वो कॉल रिसीव नहीं करने देती क्योंकि जेन समझ गई थी कि जेन ने डिनर से पहले उसकी माँ को इसके लिए बहला फुसलाया है। जेनिफर कहती है कि उन्हें ये घर बेच देना चाहिए क्योंकि ये उनके भूतकाल से जुड़ा है। अब जेड यही चाहता था तो वो भी इस बात के लिए जोर देता है, लेकिन आखिरकार अपनी बेटी की बात मानकर जेनिफर ने इस घर को बेचने से मना कर दिया। अगले दिन जेन उसी औरत जेसिका को उससे मिलने के लिए बुलाती है। वहां पर जेसिका उसे बताती है कि इस प्रॉपर्टी पर फैसला लेने का अधिकार अब जेड का है और अच्छा होगा कि इस डील से पहले वो जेड से बात कर ले। जेन अपनी माँ के साथ जेड से इन सब चीजों के बारे में पूछती है। उन्हें पता चलता है कि इस सारी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ घर भी अब जेड के नाम पर है। साथ ही जेड का जेसिका से अफेयर है, इसलिए वो जेनिफर से तलाक मांगता है। जेनिफर ये सुनकर जेड पर गुस्सा होकर चिल्लाती है क्योंकि अब वो समझ गई थी कि जेन शुरुआत से ही उसके बारे में सही थी। जेन ये सब देखकर सिर्फ जोर जोर से हंसता है, लेकिन जेनिफर उसे बताती है कि जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की है उसमें नोटरी विटनेस की भी जरूरत थी और उस समय सिर्फ मैं थी तो इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मैं बता दूंगी कि पेपर नकली थे और तुमने धोखे से मुझसे साइन ली। ये छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात तुम मिस कर चुके हो तो अच्छा यही होगा कि तुम आज ही अपने सामान के साथ मेरे घर से निकल जाओ। अब जेन अपनी माँ को जेड के साइको नेचर के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी सौतेली माँ और अपनी पत्नी को मारा। वो दोनों जेड से बचकर घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी जेड उनका रास्ता रोककर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय विलियम वहां आकर उनकी मदद करता है। वहां से भागते समय जेड विलियम का पैर पकड़कर उसे गिराता है और इलेक्ट्रिक बंदूक से उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद जेड जेन और जेनिफर को बैकयार्ड लेकर जाता है जहां उसने पहले से ही केमिकल रखा था जो वो अपने इस घिनौने काम के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। इस केमिकल की खास बात ये थी कि इसके में कुछ देर सांस लेने से जेन और उसकी माँ की मौत हो जाएगी और पुलिस को लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। जेड जोरदार आवाज में संगीत बजाता है ताकि वहां से उनकी आवाज बाहर ना जाए, लेकिन अचानक म्यूजिक बॉक्स गिरने से जेन मौका देखकर जेड की इलेक्ट्रिक बंदूक उसी पर चलाती है और इससे जेड खुद उस बॉक्स के ऊपर गिरकर मर जाता है। अब आखिर में माँ और बेटी के बीच सब कुछ ठीक है। वो जेन को उसके पिता का कैमरा ठीक करके गिफ्ट करती है और जेन विलियम के साथ अपनी आगे की पढ़ाई और फोटोग्राफी के अपने जुनून के लिए न्यूयॉर्क की फ्लाइट के लिए निकल जाती है। और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।